हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर टूल की बात करें तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग में चार मेजर टूल जो है यूज होते हैं। पहला जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा वेक्टर मॉलिक्यूल, तीसरा एंजाइम और चौथा होस्ट सेल। तो वन बाई वन इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। देखिए डीएनए का कोई भी सीक्वेंस जो कि डिजायरेबल फिनोटाइप का एक्सप्रेशन रखता हो, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि जीन्स फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, जीन फॉर क्वालिटी ट्रेड्स, ये सभी क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिनको हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएंगे। तो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसको हमको क्लोन करना है, उसको हम क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अब चूंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। तो इस ट्रांसफर किए गए जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ट्रांसजीन भी कह सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इस डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे ये पहले से नहीं पाया जा रहा, नेचुरली जो है ये नहीं पाया जा रहा, तो इसको हम उसके लिए फॉरेन जीन की संज्ञा देते हैं, इसको हम फॉरेन जीन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसजीन बोल सकते हैं, फॉरेन जीन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको डीएनए इंसर्ट भी बोलते हैं। जब हमको क्लोनिंग करना रहता है तो हम इसको चूंकि वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वहां पे हम इसको डीएनए इंसर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दूसरे टूल के बारे में, जो कि है वेक्टर। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ही जो है हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसफर करते हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं ये कैरियर्स ऑफ जीन्स होते हैं, जो कि कैरी करते हैं जीन्स को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, और ये इसको रेप्लिकेट भी करते हैं मैनी कॉपीज में। अब वेक्टर जो होता है ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये हम कह सकते हैं, और इसमें इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। जब हम इसको सूटेबल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। जब ये अपना स्वयं रेप्लिकेशन करेगा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट कर सकता है। अब हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर होता है ये एज ए व्हीकल काम करता है, जो कि ट्रांसफर करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है जीन को इनटू होस्ट सेल में। यूजुअली जो होस्ट सेल होती है वो बैक्टीरियम होती है। अब यहाँ पे वेक्टर की अगर बात करें तो जैसे प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फास्मिड है, याक है, याक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड बाक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये सभी जो है ये क्या है, ये वेक्टर है। इनको एज ए हम कैरियर यूज कर सकते हैं, जीन का कैरियर यूज कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक अच्छे वेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक जो गुड वेक्टर है इसके पास रेप्लिकॉन होना चाहिए। जब तक रेप्लिकॉन नहीं होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, तब तक ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मल्टीपल कॉपी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसके पास रेप्लिकॉन होना मस्ट है ताकि ये जो है ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सके। और इसके पास सेवरल जो है मार्कर्स होने चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। मार्कर की मदद से क्या होता है कि हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके पास मार्कर भी होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो है आपको यहाँ पे वेक्टर दिखाया गया है PBR 322, जो कि प्लाज्मिड का ही एक टाइप है। ये बॉलीवार एंड रॉड्रिग्स के द्वारा जो है बनाया गया था। स्ट्रेन नंबर यहाँ पे 322 दिया गया। तो इसके बाद देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये जो है दो मार्कर इसके पास पहले से अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्कर के पास, वेक्टर के पास जो है सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जिसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
ट्रांसफॉर्म को सेल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके पहले हमने जो है वीडियो उसमें डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके पास यूनिक क्लीवेज साइट होनी चाहिए। क्लीवेज साइट होने का मतलब ये है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये इसको कट कर सकें। जब इसको कट करेंगे तभी आप जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो या फिर फॉरेन जीन को इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पास यूनिक क्लीवेज साइट होनी चाहिए, सेवरल मार्कर्स होने चाहिए और इसके पास रेप्लिकॉन होना चाहिए। और एक जो आइडियल वेक्टर है इसका जो साइज होना चाहिए वो लेस देन 10 kb का होना चाहिए। जब साइज कम होता है तो इसमें हम डीएनए इंसर्ट, लार्ज डीएनए इंसर्ट हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर वेक्टर ही बहुत बड़ा होगा तो इसमें हम एक लार्ज डीएनए इंसर्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं और ये इसमें भी डिफिकल्टी करेगा, इसमें भी दिक्कत करेगा कि हम जो है वेक्टर को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, इजीली जो है आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा वेक्टर होगा उसके आइसोलेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो वेक्टर का जो साइज होना चाहिए वो लेस देन 10 kb का होना चाहिए। अब जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जो वेक्टर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा जो है एक्सप्रेशन वेक्टर। तो एक्सप्रेशन वेक्टर जो है इसके पास प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर होना आवश्यक है। जब तक इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड किया है उसका ये एक्सप्रेशन जो है नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी जरूरी है एक्सप्रेशन वेक्टर में। प्रमोटर में बता चुका हूँ, प्रमोटर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ऑपरेटर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेगुलेटर प्रोटीन आकर के बाइंड करता है और इन स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली जो है आइसोलेट कर सको और एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसके रेप्लिकेशन कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर को अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम फिर से जो है आपको बता देते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर होता है ये डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो एक्सप्रेशन वेक्टर होता है ये दिए गए जीन्स को एक्सप्रेस कराने के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके पास एक्सप्रेशन वेक्टर के पास जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस होने चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर, तो ये चीज़ें होनी चाहिए इसके पास एक्सप्रेशन वेक्टर के पास, जबकि क्लोनिंग वेक्टर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। देखिए प्लाज्मिड है, फाज वेक्टर है, फाज्मिड है, कॉस्मिड है, सटल वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो ये डिफरेंट तरीके के जो है क्लोनिंग वेक्टर हैं जो कि यूज किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया का जो है स्वयं का क्रोमोसोम है और इसके अतिरिक्त कुछ सर्कुलर जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी होती है, ये अपने आप को स्वयं जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया का जो डीएनए ये तो रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इनको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाने वाले डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो दे हैव इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन कैपेसिटी, और ये जो है या तो इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं या तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंटीग्रेटेड रहते हैं। अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इपीसोम, इसको बोलते हैं इपीसोम। जैसे हम यहाँ पे प्लाज्मिड बोल रहे हैं, तो अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अगर प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इपीसोम। ठीक है, अब इनकी जो डीएनए इंसर्ट की कैपेसिटी होती है, मतलब इसमें कितना बड़ा जो है हम डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं, तो ये है 8 to 10 kb, 8 से 10 kb तक का हम डीएनए इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर में। अब ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये नेचुरल प्लाज्मिड है। इसको हम एज ए वेक्टर यूज करने से पहले इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अलग डिफरेंट तरीके के जो है मॉडिफिकेशन किए गए और उसका अलग अलग तरीके से नामकरण यहाँ पे किया गया है, तो इनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे PBr 322 को।
तो PBR 322 जो है ये बॉलीवार एंड रॉड्रिग्स के द्वारा 1977 में बनाया गया। यहाँ पे PBR का मतलब देखिए P फॉर प्लाज्मिड एंड B फॉर बॉलीवार एंड R फॉर रॉड्रिग्स। तो PBR जो है PBR 322 है, ये जो बॉलीवार एंड रॉड्रिग्स के द्वारा बनाया गया। इसका जो साइज होता है ये 4363 बेस पेयर का होता है, मतलब 4.363 KB का होता है। देखिए 1 KB में 1000 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे KB का मतलब किलोबाइट नहीं है, यहाँ पे KB का मतलब है किलो बेस पेयर, ठीक है। तो PBR 322 जो होता है इसका साइज होता है 4363 बेस पेयर का। इसके पास कॉन्जुगेशन एबिलिटी होती है। कॉन्जुगेशन एबिलिटी मतलब, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरियल सेल हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जो है जीन को ट्रांसफर करती है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन एबिलिटी, ठीक है। तो इसके पास होता है कॉन्जुगेशन एबिलिटी होती है, और ये जो है 15 से 30 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये जो PBR 322 है ये 15 से 30 कॉपी पर सेल बनाता है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है। अब दूसरी चीज ये है कि इसके पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये इसेर्सिया कोलाई से है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे दो जो है सिलेक्टेबल मार्कर हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इन्हीं की मदद से हम ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना जो मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जीन क्लोनिंग की जो स्टेप है उसके बाद हमने जो है उसमें उसी वीडियो में सिलेक्शन की प्रोसेस को बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस PBR 322 के पास 20 जो है यूनिक रिकॉग्निशन साइट होती हैं। अब 6 रिकॉग्निशन साइट जो होती है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंतर्गत होती हैं, जबकि 3 जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंतर्गत होती हैं, और 2 जो होती हैं ये प्रमोटर रीजन के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो ये जो DNA है, जो DNA इंसर्ट हमको करना है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको इंसर्ट करना है, वो या तो हम जो है इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंतर्गत करते हैं या फिर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि क्लीवेज साइट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहीं पे क्लीवेज साइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई इको R1 के लिए यहाँ पे क्लीवेज साइट है, PVU1 के लिए है, यहाँ पे PST1 के लिए है, यहाँ पे BAM-H1 के लिए, यहाँ पे SAL1 के लिए है नहीं। तो जहाँ पे क्लीवेज साइट है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम इसको कट कर सकता है, वहीं पे तो हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये जो मार्कर हैं हम इनमें से एक में जो है इंसर्ट कराते हैं, और ये हमको ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एक को हम इनएक्टिव कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, एक मार्कर को हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहीं पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो एक को हम इनएक्टिव कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और ये जो है मदद करता है सिलेक्शन के लिए। किस तरीके से मदद करता है ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया इको R1, तो ये जो इको R1 है ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम के लिए यूज किया गया है जो कि इसेर्सिया कोलाई R1 से लिया गया है। इसके बाद BAM-H1 है तो बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियन से है ये एंजाइम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ SAL1 है तो स्ट्रेप्टोमाइसीस एल्बस है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है बैक्टीरिया से ये एंजाइम्स हैं, इसीलिए इनका नामकरण इस तरीके से किया गया है। तो इन सारे एंजाइम्स के लिए यहाँ पे PBR 322 के पास क्या है, क्लीवेज साइट है, जहाँ से ये एंजाइम इसको कट कर सकते हैं, और जब इसको कट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं PBR 327 को। देखिए PBR 327 जो है ये PBR 322 से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1089 बेस पेयर मतलब 1089 बेस पेयर जो है इसे डिलीट कर दिया गया है, और इसकी कॉन्जुगेशन एबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। तो ये जो PBR 327 है इसकी खासियत क्या है कि ये कॉन्जुगेशन एबिलिटी नहीं रखता है, और इसकी जो साइज होती है ये रिड्यूस हो गई है। जैसे कि PBR 322 की जो साइज थी वो 4.363 KB की थी, और यहाँ पे इसकी साइज है 3.27, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये 30 से 45 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि PBR 322 15 से 30 कॉपी जो है प्रोड्यूस करता था, ठीक है। बाकी अदर फीचर जो है जैसे कि सिलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह वो सब वही हैं। बाकी सारे फीचर्स जो है PBR 322 के ही हैं इसके पास। चलते हैं आगे।
अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं PUC 8, 18, 19। तो ये भी जो है प्लाज्मिड ही है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया। इसको मेसिंग्स और इसके कलिग्स ने जो है बनाया, नरेंद्र एट al 1983। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चूंकि बना तो इसका नाम ही रख दिया गया PUC। ठीक है, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसकी खासियत क्या है कि ये 500 से 700 कॉपी पर जीनोम प्रोड्यूस कर सकता है, पर सेल प्रोड्यूस कर सकता है, और इसकी साइज जो होती है ये 2.7 KB की ही होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सिलेक्टेबल मार्कर होता है, और दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पे एक लैक जेड सीक्वेंस होता है जो कि लैक ओपेरान से लिया गया है। लैक ओपेरान हमने जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स वाला जो वीडियो अपलोड किया है उसमें जो है उसके डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैक जेड जो है एक सीक्वेंस लिया गया है। लैक जेड सीक्वेंस की खासियत यह है कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये पॉलीलिंकर साइट होती है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इसको कट कर सकते हैं और हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके जो है PUC 8, 18, 19 के एक इसके फीचर्स थे। ठीक है, अभी हम लोग फाज वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। फाज क्या होते हैं, देखिए ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाले वायरस होते हैं। तो इनके अंदर जो DNA है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर अपना DNA जो है इंसर्ट करते हैं ये फाज, तो वहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके DNA को भी हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वायरस जो है बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, अभी जो फाज वेक्टर है इसमें हम 25 KB तक का जो है DNA इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड में 8 to 10 KB तक का ही जो है DNA इंसर्ट हम कर सकते थे। तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब जो फाज वेक्टर हैं ये जो है डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये DNA होते हैं या फिर RNA होते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकते हैं, जैसे T2, T4, T6 लेमडा फाज, है नहीं, या तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो सकते हैं, जैसे 5 फाज 174 M13। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। और ये DNA भी हो सकते हैं और वायरस मतलब सॉरी RNA भी हो सकते हैं। तो DNA में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई T2, T4, 5 174 M13, जबकि जो RNA वायरस है ये MS2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये DNA भी सकते हैं, mRNA भी सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड DNA भी सकते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकते हैं। अब इसमें से दो जो हैं लैम्डा और M13, ये मोस्टली जो है यूज किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के लिए। अब देखिए ये जो फाज होते हैं, ये जो फाज होते हैं इनकी दो तरीके की लाइफ साइकिल्स होती है, एक तो लाइटिक, दूसरी लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है, जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट होते हैं तो यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद इस बैक्टीरियल सेल को ब्लास्ट कर देते हैं, और जो प्रोजेनी फाज होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं लाइटिक फेज। जबकि लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ करते हैं, और यहीं पे जो है ये इंटीग्रेट हो जाते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में, क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, और ये बाहर जो है नहीं निकलते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल जो ब्लास्ट नहीं करती है। तो इसको बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। तो इनकी दो तरीके की जो है लाइफ साइकिल होती है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए लैम्डा फाज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये फाज वेक्टर ये, तो इसका जो साइज होता है वो 48.5 KB का होता है। ठीक है, अब एट ईच 5 प्राइम एंड देयर इज ए सिंगल स्टैंडर्ड रीजन ऑफ 12 बेसेस इन लेंथ। तो इसके दोनों जो है इंड पे 5 प्राइम इंड पे 12 बेस लेंथ का जो है सिंगल स्टैंडर्ड रीजन होता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, तो ये एक स्टिकी इंड रखता है, मतलब इसका जो DNA है वो जो है इस तरीके से रोल्ड हो सकता है, आपस में अटैच हो सकता है, जबकि ये होते क्या है, लीनियर जो है DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन चूंकि प्रत्येक इंड पे क्या है, स्टिकी इंड है, तो ये जो है सर्कुलेट हो सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। तो यहाँ पे इनके पास कोहेसिव या फिर क्रॉस साइट होते हैं। अब देखिए ये जो वेक्टर होते हैं फाज वेक्टर, ठीक है, तो इसमें हमने ये बता ही दिया कि 25 KB तक का DNA इंसर्ट कर सकते हैं। फाज वेक्टर जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंसर्शनल, दूसरे जो है रिप्लेसमेंट। इंसर्शनल वेक्टर और रिप्लेसमेंट वेक्टर। इंसर्शनल वेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे केवल,
मतलब इसके पास कोई अनडिजायरेबल सीक्वेंस नहीं है। जैसे कुछ वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अनडिजायरेबल जीन्स रखते हैं, मतलब जैसे कि वो ट्यूमर काज करेंगे। जैसे टीआई प्लाज्मिड होता है, उसके पास ऑक्सिन और साइटोकाइन बनाने के लिए जो जीन्स होते हैं वो प्लांट्स में जाकर के ट्यूमर काज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करने से पहले उन जीन्स को रिमूव करना पड़ता है। जबकि जो इंसर्शनल वेक्टर होता है इसके पास अनडिजायरेबल सीक्वेंस नहीं होते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम ऐड करेंगे और हमको इसका कोई भी सीक्वेंस रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो इंसर्शनल मतलब जहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को केवल ऐड कर रहे हैं और इसकी मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये है कि हम जो है जो अनडिजायरेबल जीनस जीनस सीक्वेंस है उसको हम रिमूव करेंगे और इसके स्थान पे हम जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंसर्शनल वेक्टर, दूसरे जो है रिप्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप यहाँ से और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ये जैसा दिया हुआ है आपको और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 20 में दोनों चीजें दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसर्शनल वेक्टर है, रेड कलर से इंसर्शनल वेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का जो है आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया गया है और कोई भी इसका सीक्वेंस बाहर रिमूव नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक रिप्लेसमेंट वेक्टर को दिखाया गया है। यहाँ पे एक जो येलो कलर का सेगमेंट है इसको पहले रिमूव किया गया है, उसके बाद इसी के स्थान पे ब्लू कलर का जो है एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया गया है। तो ये एक चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम M13 वेक्टर की को डिस्कस कर लेते हैं। तो M13 जो वेक्टर्स होता है ये फिलामेंटस ई कोलाई फाज होता है, मतलब ये ई कोलाई को जो है इंगल्फ करता है और ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रखता है 7.2 kb का M13। ये जो है जोचिन मेसिंग्स एंड इसके कलीग्स के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए बहुत ही डिजायरेबल माना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना रहेगा कि ये जो M13 फाज है ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो है यूज किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब है कि जो डीएनए है इसमें ATGC जो है ना, इनका क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से जो है ATGC उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, कितनी नंबर में है, कितनी संख्या में है, इन सब चीज को निर्धारण जो किया जाता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो M13 फाज जो है ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए डिजायरेबल होता है, ठीक है। अभी हम लोग जो है फास्मिड को पढ़ लेते हैं। देखिए हमने प्लाज्मिड पढ़ लिया, हमने जो है फाज पढ़ लिया, दो वेक्टर हमने पढ़ लिए। अभी देखिए यहाँ पे यूज हुआ फाजमिड। फाजमिड का मतलब है कि ये एक हाइब्रिड वेक्टर है, मतलब ये प्लाज्मिड और फाज वेक्टर दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो यहाँ पे है क्या, देखिए लिखा हुआ है कि दे आर प्लाज्मिड वेक्टर हैविंग बैक्टीरियल एज वेल एज फाज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसके पास क्या है, बैक्टीरिया का भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और फाज का भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकेंड KS, ये एक जो है प्लाज्मिड वेक्टर है। तो इनके पास खासियत ये है कि ये भाई बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और ये जो है फाज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कॉस्मिड को। कॉस्मिड जो होता है ये क्या है कि ये भी एक प्लाज्मिड है, कॉस्मिड भी एक प्लाज्मिड है। लेकिन अभी जैसा कि हमने पढ़ा था लेमडा फाज में क्या था, एक कॉस साइड था जो कि स्टिकी मतलब कोहेसिव एंड के लिए यूज किया गया था। तो ये प्लाज्मिड ही होते हैं, लेकिन लेमडा फाज से इसमें क्या होता है, लेमडा फाज से इसमें जो है कॉस सीक्वेंस होता है जिस जो कि एक कोहेसिव एंड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आप कॉस्मिड का ये फिगर देख सकते हो। तो कॉस्मिड की खासियत ये होती है कि ये जो है लैम्डा फाज से कॉस सीक्वेंस रखते हैं और ये होते प्लाज्मिड ही है, हाइब्रिड प्लाज्मिड होगा ये। और ये जो है डिस्क्राइब किए गए थे कॉलिंस एंड हॉर्न के द्वारा 1978 में। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हम 45 kb तक का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं और ये जीनोम मैपिंग के लिए जो है यूज किए जाते हैं। जीनोम मैपिंग का मतलब है कि भाई कोई भी जो जीनोम है इसमें कितने जीन अवेलेबल हैं और प्रत्येक जीन के बीच की जो डिस्टेंस है एक दूसरे के रिलेटिव में कितनी है,
कहाँ पे कौन सा जीन अवेलेबल है, कितने जीन अवेलेबल हैं और उनकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों का निर्धारण हम जो जीनोम मैपिंग में करते हैं। ठीक है, तो जीनोम मैपिंग के लिए कॉस्मिड का यूज करते हैं, जबकि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो है हम M13 वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब देखिए सटल वेक्टर क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सटल वेक्टर की खासियत क्या होती है कि ये दो अलग अलग होस्ट में जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और ईस्ट में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये जो है इनिशियल क्लोनिंग हम इनमें ई कोलाई में करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको जो है ईस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सटल वेक्टर। ठीक है, अब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि ईस्ट सेल में जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेविड बर्के एट अल 1987 ने इसको डेवलप किया। इसके मेन जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि ये जो है इसके पास ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है, ARS होता है, जो कि रेप्लिकेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होता है, ईस्ट सेल में रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ये कि इसके पास दो जो है टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर सीक्वेंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के इंड होते हैं। टीलोमियर भाई इंड ही होते हैं, और ये जो है रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके पास जो है एक ईस्ट सेंट्रोमियर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनके पास जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो कि ऐसी ईस्ट सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या आइसोलेशन करने के लिए मदद करते हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए मदद करते हैं। और इनके पास जो है यूनिक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसाइड्स होती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है 1000 से 2000 KB तक का DNA इंसर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत इनकी है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज P-YAG4। ठीक है, याक इज ए सटल वेक्टर सिंस इट कैन ग्रो इन बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट। तो ये बैक्टीरिया में भी ग्रो कर सकता है और ईस्ट में भी ग्रो कर सकता है, तो ये एक प्रकार से सटल वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ सेंट्रोमियर होता है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है, मतलब ये टीलोमियर्स होते हैं, है नहीं। ये इको R1 के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, बाम H1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो ये सारे फीचर्स जो है इसके अंदर होते हैं। सबसे बड़ी कैपेसिटी की बात यह है कि यहाँ पे 1000 से 2000 KB तक का जो है हम DNA इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड में आपने देखा 8 से 10 KB तक का DNA इंसर्ट कर सकते हैं। कॉस्मिड में आपने देखा कि हम 45 KB तक का DNA इंसर्ट कर सकते हैं, और हाज में आपने देखा कि 25 KB तक का DNA इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे 1000 से 2000 KB तक का DNA इंसर्ट आप कर सकते हो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में। ठीक है, अब बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि बैक्टीरिया सेल में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेल सीमन के द्वारा डेवलप किया गया, और इसमें जो है कैपेसिटी होती है 50 से 300 KB तक का DNA इंसर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है F प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है, मतलब कॉन्जुगेटिव टाइप के जो है प्लाज्मिड्स का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है। इसके एग्जाम्पल जो है ये हैं कि ये पी बेलो बाक 11, पी बाक 108L, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के। अभी हम जो है थर्ड टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो है इसकी प्रेजेंस को सबसे पहले आर्बर ने बताया 1960 में। ठीक है, और भी साइंटिस्ट थे जैसे मैथ्यू मिशेल्सन, इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की प्रेजेंस को बताया कि भाई इस तरीके के एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ और थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स, इन्होंने जो है सबसे पहले हिंड सेकेंड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स हिंड सेकेंड को जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया। तो इसमें जो है हैमिल्टन ओ स्मिथ थे और थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स ये 3 लोग थे जिन्होंने जो है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को क्या किया, आइसोलेट किया। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसके बाद जो है देखिए क्या, डनाइल नाथन और कैथलीन डन्ना, इन्होंने ये दिखाया कि जो सिमियन वायरस 40 होता है, SV40 जो होता है,
इसका डीएनए को अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट करें और इसके स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स बनाएं तो ये जो है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। ये इन्होंने जो है बताया। ठीक है, मतलब कि हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं डीएनए मैपिंग के लिए, ये इन्होंने बताया। अब जो है इनके वर्क के लिए इनको 1978 में मतलब अर्बर और नाथन और स्मिथ इन 3 लोगों को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स जो है ये होते क्या हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स जो होते हैं ये इंटरनल कट करते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के ये कट हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे इस डीएनए को कट करते हैं। तो चूंकि ये कट करने के काम आते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए को स्कैन करते हैं, एक कोड को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो है एंजाइम्स क्या करेंगे, स्कैन द डीएनए कोड एंड फाइंड अ वेरी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड मेक ए स्पेसिफिक कट। तो ये 3 जो है काम करते हैं, पहले तो डीएनए कोड को स्कैन करेंगे, देन उसके बाद एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक स्पेसिफिक जो है इस सीक्वेंस पे कट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है मॉलिक्यूलर सीजर की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए 3 तरीके के मेनली जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। ठीक है, यहाँ पर टाइप फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इको के और इको बी। ठीक है, ये इशर्सिया कोलाई स्ट्रेन के और स्ट्रेन बी से जो है आइसोलेट किए गए। अब ये क्या है, ये जो है साइमल्टेनियसली जो है ये मेथाइलेज और इंडोन्यूक्लियस दोनों की एक्टिविटी रखते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, मेथाइलेशन का भी काम करेंगे और कट करने का भी काम करेंगे। ठीक है, तो इनको जो है अब जरूरत क्या क्या पड़ती है, इनको एटीपी और Mg++ और एस एडेनोसाइल मेथियोनिन की जरूरत पड़ती है एज ए कोफैक्टर। तो इनको 3 चीज़ों की जरूरत है, एक तो एटीपी की जरूरत है, Mg++ की जरूरत है और एस एडेनोसाइल मेथियोनिन की जरूरत है कट करने के लिए। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट को 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कट करने के लिए। ये जो है इनके पास हाई एटीपीएज एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एटीपी इनको चाहिए होता है एक पर्टिकुलर कट करने के लिए। ये मोर देन 10,000 एटीपी मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक सिंगल फास्फोडाइएस्टर क्लीवेज के लिए। एक सिंगल कट करने के लिए इनको मोर देन 10,000 एटीपी की जरूरत पड़ती है। और ये जो है क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन क्लीवेज कहीं से भी कर देते हैं। तो ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन जो है क्रिएट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स की ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन क्रिएट्स करते हैं। मतलब बहुत तरीके के डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसलिए ये अनडिजायरेबल्स होते हैं फॉर जीन क्लोनिंग। तो ये जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। इनको जो है बैक्टीरियल सेल जो होती हैं ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स जो होते हैं ये वेरी सिंपल होते हैं और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड कैरी करते हैं। इनके पास सेपरेट एंडोन्यूक्लियस और मेथाइलेज एक्टिविटी थी, मतलब ये जहाँ पे कट करेंगे उससे हट करके जो है ये मेथाइलेशन एक्टिविटी करेंगे। मेथाइलेज एक्टिविटी इनकी अलग रहती है, जबकि टाइप फर्स्ट की जो है जहाँ पे कट कर रहे हैं वहीं पे मेथाइलेशन कर रहे हैं, तो मेथाइलेशन कर देते हैं जिससे जो है कट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं हो पाता है, तो वो रैंडम कट हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक जो है कट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट करते हैं, इसीलिए जो है ये जीन क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज किए जाते हैं। और ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनको केवल Mg++ एज ए कोफैक्टर चाहिए होता है। तो ये जो है जीन क्लोनिंग में यूज किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स इज यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग। तो टाइप सेकंड तरीके के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं यही जीन क्लोनिंग में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स होते हैं ये मोस्टली जो है
हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन टेट्रा, पेंटा और ऑक्टा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स दिए गए हैं, जैसे एलू फर्स्ट हो गया, ही थर्ड हो गया, बाम H1 हो गया, हिंड थर्ड हो गया, इको R1 हो गया। अब ये अलग अलग जगह से लिया गया, जैसे एलू फर्स्ट लिखा है तो अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से लिया गया है, ही थर्ड लिखा हुआ है तो हीमोफिलस एजिप्टिकस से लिया गया है, बाम H1 तो बैसिलस एमाइलोइकोफेंसिन से लिया गया है, हिंड थर्ड तो ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया, इको R1 तो ये इसर्सिया कोलाई R1 से लिया गया है। तो अब इनका जो है एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया गया, जैसे कि ये जो एलू1 है ये AGCT को आइडेंटिफाई करता है और यहीं से ये कट करता है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ही थर्ड जो है ये GGCC को आइडेंटिफाई करता है, पहले स्कैन करेगा, ये सीक्वेंस मिल जाएगा तो यहीं से कट कर देगा। तो अब बाम H1 जो है ये जो है GGATCC को आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ से कट करेगा। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो दो एंजाइम्स है ये दोनों DNA सेगमेंट्स को एक सेम लोकेशन पे कट कर रहे हैं, तो जो इंड बनेंगे वो ब्लंट इंड बनेंगे, जबकि बाम H1 जो है ये अलग अलग लोकेशन पे कट कर रहा है, तो जो इंड प्रोड्यूस होंगे ये स्टिकी इंड प्रोड्यूस होंगे। इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप सेकेंड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं, ये जो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं वो पैलिंड्रोम्स होते हैं विथ रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं कि ये जो इसमें होता क्या है कि जो बेस सीक्वेंस होता है इन सेकेंड हाफ ऑफ द DNA, ये होता है मिरर इमेज ऑफ द इट्स फर्स्ट हाफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि GAA और AAG, तो ये जो है ये सीक्वेंस जो है ये सेकेंड हाफ का क्या है, मिरर इमेज है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि CTT जो है ये TTC का क्या है, मिरर इमेज है। पैलिंड्रोम्स में क्या होता है, जो सेकेंड हाफ होता है DNA का वो फर्स्ट हाफ का क्या होता है, मिरर इमेज होता है पैलिंड्रोम्स में, ठीक है। अब पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री, ये हमको जो है समझना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये मतलब होता है कि यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड DNA की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट DNA स्ट्रैंड्स का फर्स्ट हाफ जो होता है ये सेकेंड DNA स्ट्रैंड्स का सेकेंड हाफ का जो है मिरर इमेज होता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है इसका मिरर इमेज है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आप जब 5 प्राइम से पढ़ेंगे, 5 प्राइम से पढ़ेंगे तो दोनों जो है सेम आपको आएगा। जैसे यहाँ से 5 प्राइम से पढ़िए तो GAA और यहाँ से पढ़ेंगे 5 प्राइम से तो GAA है नहीं, या 3 प्राइम से पढ़ेंगे तो CTT और CTT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पैलिंड्रोम्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री में जो फर्स्ट DNA स्ट्रैंड्स होता है इसका फर्स्ट हाफ जो होता है ये सेकेंड DNA स्ट्रैंड का सेकेंड हाफ का जो है मिरर इमेज होता है, ठीक है। या फिर फर्स्ट DNA स्ट्रैंड का सेकेंड हाफ जो होता है ये सेकेंड DNA स्ट्रैंड का फर्स्ट हाफ का जो है मिरर इमेज होता है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मतलब क्या नाम है टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे ही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पैलिंड्रोम विथ रोटेशनल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक नल्ला थर्ड एंजाइम जो है दिया गया है, टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जैसे नल्ला थर्ड है, ये ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स है जो कि इमीडिएटली आउट जो है कट करता है, मतलब जो भी इसका रिकग्निशन सीक्वेंस है इसके अलग जो है ये कट करता है, मतलब इमीडिएटली अलग जो है इसके कट करता है। जबकि अभी तक आपने जो देखा वो जो भी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहीं पे कट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर कट कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास ही कट कर रहा है, ठीक है। तो टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के विद इन या फिर उसके आसपास ही कट करते हैं, उससे दूर कट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं ये दो तरीके के कट करते हैं, एक तो स्टैगर्ड कट, दूसरा जो है इवन कट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है इवन कट। पहले हम लोग स्टैगर्ड कट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इवन कट को डिस्कस करेंगे। स्टैगर्ड कट का मतलब क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और जो DNA स्ट्रैंड्स है डबल स्टैंडर्ड DNA है इसको अलग अलग लोकेशन पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इको R1 जो है ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है नहीं।
दो अलग अलग लोकेशन पे डीएनए को कट कर रहा है, तो इससे क्या होता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, या ये जो डीएनए है ये आपस में खुद अटैच हो सकते हैं, तो ये स्टिकी नेचर के होते हैं। जो स्टैगर्ड कट होता है इससे जो है स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर प्रोट्रूडिंग एंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जबकि इवन कट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन कट में क्या है कि जो जो भी डीएनए है दोनों स्ट्रैंड जो है एक सेम लोकेशन पे कट होंगे, तो इससे क्या होता है, जो फ्लश एंड या फिर ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लंट एंड या फिर फ्लश एंड, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे हीट हर्ड है ना, हीट हर्ड एंजाइम्स है, ये जो है इस सीक्वेंस को स्कैन कर रहा है। जब तक इसको GGCC नहीं मिल जाएगा तब तक ये इसको स्कैन करेगा, तब तक ये इसको स्कैन करेगा, और जब ये सीक्वेंस इसको मिल जाएगा तो जो है यहाँ से इसको देखिए, ये यहाँ से कट करता है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये यहाँ से कट कर देगा। अब दोनों जो है सीक्वेंस जो डीएनए के हैं स्ट्रैंड जो है वो एक ही सेम लोकेशन पे कट होंगे, तो इससे जो एंड बनेगा वो ब्लंट एंड बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे स्टिकी एंड नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड कराने के लिए आपको एडेप्टर या फिर लिंकर लगाना पड़ेगा। एडेप्टर या लिंकर होता क्या है, ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्लंट एंड आपको समझ में आया, स्टिकी एंड आपको समझ में आया। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप थर्ड जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स। ये जो है क्या होता है, इनको एटीपी और Mg++ एज ए कोफैक्टर चाहिए होता है काम करने के लिए, और ये एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट जो है शो करते हैं, मतलब ये जो है कहीं भी आइडेंटिफाई करेंगे और कहीं भी कट करेंगे, और इनके पास एटीपीएज एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि इनको एटीपी और Mg++ एज ए कोफैक्टर चाहिए होता है कट करने के लिए। इसमें जो है HGA फर्स्ट, MBO थर्ड और FOK फर्स्ट, ये सभी जो है एंजाइम्स हैं टाइप थर्ड तरीके के, है नहीं। इको P1, इको P15 ये भी जो है टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं होते हैं, केवल टाइप सेकंड जो है यही यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि थर्ड टूल्स एंजाइम्स है तो इसमें लाइगेज भी आएगा। तो लाइगेज एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि डीएनए को ज्वाइंट करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए यूज किया जाता है नहीं। तो इसको इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। ये जोड़ने के लिए यूज होता है तो इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। अब जो है नेक्स्ट एंड लास्ट जो टूल्स है वो है होस्ट सेल। तो होस्ट सेल क्या होता है, ये एक कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो कि वेक्टर मॉलिक्यूल से वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं होस्ट सेल। अब होस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो होस्ट जो है ये इजी ट्रांसफॉर्म हो जाए ऐसा होना चाहिए, मतलब जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स या फिर वेक्टर इसमें इनकॉर्पोरेट करें तो ये इजीली जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए ऐसा होना चाहिए। और ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के रेप्लिकेशन को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, और ये ऐसे एलिमेंट से फ्री होना चाहिए जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स या फिर जो हम वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इसमें ऐड कर रहे हैं उसके रेप्लिकेशन से ये इंटरफेयर ना करें। और इसके पास एक्टिव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होने चाहिए। एक्टिव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगर इसके पास हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर देगा, उसको खत्म कर देगा। और इसके पास मेथाइलेज एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए। मेथाइलेज एक्टिविटी होंगी अगर तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स को कट नहीं करने देगा, नहीं ये काम नहीं करने देगा। अब ये जो है नॉर्मल रिकॉम्बिनेशन से फ्री होना चाहिए। जो होस्ट सेल है ये नॉर्मल रिकॉम्बिनेशन से फ्री होना चाहिए, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब जो हम डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं, जो डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट कर रहे हैं वो जो है इसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इसके साथ कम्बिनेशन नहीं करेगा, जिससे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेफ रहेगा। तो होस्ट की ये जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।